अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये पीछे मेरे दोस्त हैं दास, इजाज़ भाई, काशी विकी, मलिक साहब और मुझे तो आप सब जानते हैं। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस वगैरह आप देखते रहते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ रवाना। कौन से मार्ट में जा रहे हैं भाई साहब? उत्सुनोमिया जा रहे हैं जी। अभी हम गेम खेलने लगे हैं, कौन बनेगा करोड़पति। भैया आपको कितने साल हो गए, सब बारी बारी बताएं, और कितना पैसा कमाया। ये हमारे सेंटर में बैठे हैं। दास भाई, आपको कितना टाइम हुआ है? 3 साल। कितना पैसा कमाया? पैसा अभी तो नहीं कमाया है, बहुत अच्छे भी। ये पीछे हमारे काशी विकी साहब बैठे हैं, इन्होंने तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया। कितना कमाया आपने? बस अभी अकाउंट में 2 माह पड़े हैं। चल झूठा। ये पीछे हमारे इजाज भाई हैं, इनको 5 साल हो गए। 5 साल हुए ना? कितना पैसा कमा लिए? एक मान पड़ा हुआ है। एक क्या बोला तूने? मान ब्रो, वाह जी वाह, ये सबसे अमीर है। ये हमारे मलिक साहब हैं, ये बहुत अमीर बंदे हैं। इनका बैंक बैलेंस है। आपको कितना टाइम हुआ जापान में? 2 साल। कितना पैसा कमाया? कंट्रोल। जो कमाया उड़ा दिया। और मैं आपके सामने, मेरी जेब में इस टाइम 2000 पड़ा। सबसे अमीर बंदा। अभी 350 मान पे किया। 350। वाह जी वाह, ये देखिए कितने अमीर बंदे हैं। 350 मान इन्होंने पे भी कर दिया। पाकिस्तानी 50 लाख रुपए बनता है। हाँ, देखें भाई, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अभी आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। एडवाइस है, हमारे भाई हैं ये। तो आपने जापान में जब भी गाड़ी लेनी हो तो बी केयरफुल, यू हैव टू इंश्योर योर कार। हॉकन जरूर निकल। हाँ, इसको जापानीज में हॉकन बोलते हैं। इंश्योरेंस क्या बोलते हैं? हॉकन। हाँ, इंश्योरेंस को जापानीज में हॉकन बोलते हैं। तो आपके पास हॉकन जो है ना, वो ज़रूर होना चाहिए। लिविंग इन जापान के बारे में है। तो बेसिकली अगर आप जापान में रहना चाहते हैं तो 5 ऐसे अखराजात हैं जो आपको हर सूरत में करने ही करने हैं। अगर आप जापान में रहना चाहते हैं तो सबसे पहला जो ख़र्च है वो है आपके हाउसिंग एक्सपेंसेस के बारे में। यानी कि अगर आप जापान में रहते हैं तो ज़ाहिर बात है कि आपको एक शेल्टर चाहिए जहाँ पे आप रह के अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो टाइम जो है आप अपना गुजार सकते हैं। तो आपको एक अदर जो है ना अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लेना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप जापान में किसी बड़े शहर जिस तरह टोक्यो, ओसाका, नागोया वगैरह जैसे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, मिनिमम जो कॉस्ट इन बड़े शहरों में जो आपको पड़ती है वो तकरीबन 60,000 येन से लेके तकरीबन आपको 1,20,000 या 1,15,000 येन तक भी पड़ सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में इन बड़े शहरों में रह रहे हैं। और अगर आप किसी साइड एरिया में रहते हैं, यानी कि किसी गाँव वगैरह में या किसी टाउन में या शहर से बाहर किसी जगह पे रहते हैं, तो ये कास्ट जो है ना कट ऑफ होकर तकरीबन 50% पे आ जाती है। गांव के अंदर जो मिनिमम जो अपार्टमेंट है वो आपको तकरीबन कोई 30,000 येन से लेके आपको 60,000 येन के बीच में इजीली मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जब आप किसी घर में रहते हैं तो आपको यूटिलिटीज़ जो बिल्स हैं वो भी आपको अदा करने पड़ते हैं, जिसमें आपके बिजली, पानी, गैस वगैरह और उसके अलावा मेंटेनेंस के चार्जेस वगैरह भी बीच में अगर आप बीच में डाल लें तो वो भी आपको बीच में पे करने पड़ते हैं। नॉर्मली जो है वो बिजली, पानी, गैस के अखराजात मिला के आपको महीने में तकरीबन कोई 10,000 से लेके 25,000 के बीच तक का जो है ना आपको वो बिल आ सकता है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपके अपने कंट्रोल में, जितना ज़्यादा आप बिजली, पानी, गैस इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में, तो मिनिमम जो है वो आप समझ लें कि 10,000 से लेके अराउंड अबाउट 25,000 के बीच में जो है ना आपको एक्सपेंस जो है वो पे करना पड़ सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं जिसमें फ़ूड एंड ग्रोसरी आइटम्स हैं। ठीक है, फ़ूड एंड ग्रोसरी आइटम्स में आपकी डेली रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें और इस्तेमाल की चीज़ें आ जाती हैं। वो आपने हर सूरत में वो ख़र्चा आपको करना ही करना है। ग्रोसरी आइटम जैसे आपको पता ही, आटा, दाल, चीनी, घी वगैरह, इसके अलावा साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ, इस किस्म की चीज़ें सारी आइटम्स में आ जाती हैं। ठीक है, फिर अगर आप घर में खाना पकाना नहीं कर सकते तो आपको होटलिंग वगैरह का ज़्यादा शौक़ है तो वो एक्सपेंस अगर आप बीच में डालते हैं तो वो चीज़ भी जो है ना आपको
तकरीबन राउंड अबाउट अगर आप ख़ुद का ख़र्चा करते हैं तो तकरीबन आपको 15,000 से लेके 30,000 तक का वो ख़र्चा आपको एक महीने का एक बंदे का पड़ जाता है। और अगर आपको होटलिंग का शौक़ है तो इसमें आप तकरीबन कोई 50% मज़ीद ऐड कर लें, तकरीबन आपको 15,000 से लेके आपको 40 से 45,000 तक के बीच का ख़र्चा पड़ सकता है अगर आप कुकिंग वगैरह खुद नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आ जाती है, जो ख़र्चा आपने जापान में रहते हुए करना ही करना है, वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर सबसे पहले तो आ जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद आ जाती है आपकी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपकी पर्सनल कार आ सकती है, अपनी पर्सनल मोटर बाइक आ सकती है, या आप साइकिल वगैरह रखते हैं तो वो कॉस्ट आपकी आ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन जो आप पब्लिकली कर रहे होते हैं उसमें सबसे पहले तो ट्रेन आ जाती है, फिर बस आ जाती है। उसके अलावा अगर आप आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं किसी खास तरीके से तो आप लोकल जो जेट सर्विसेज हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है जापान के अंदर। अगर आपने 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ टैक्सी पे सफ़र करना होगा तो आपको तकरीबन कोई 5,000 येन से लेके तकरीबन वो 20,000 येन तक का भी आपको खर्चा आ सकता है। इसी वजह से जो ज़्यादातर जो जापान में लोग हैं वो खुद की गाड़ी जो है ना वो रखना पसंद करते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बड़े शहरों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो वहाँ पे आपको पार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक है, इतने की गाड़ी नहीं है जितने की आपको पार्किंग जो है ना वो आपको पे करना पड़ जाती है। तो इस वजह से बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर ट्रेनों का सहारा लेते हैं। ठीक है, ट्रेन के ज़रिए एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करते हैं। और अगर जो आउट ऑफ सिटी लोग रहते हैं उनकी प्रेफरेंसेस यही होती हैं कि वो लोग जो है ना अपनी गाड़ी उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो हमारे पास खर्चा आ जाता है, अगर आप अपनी गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी के भी आपको एक्सपेंसेस पे करते हैं। ज़री बात, आप उसकी फ्यूलिंग है, फिर आपको उसका जो है टैक्स वगैरह गाड़ी का पे करना पड़ता है। फिर गाड़ी के जो शॉकन्स हैं, यानी कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में टोकन्स वगैरह लगते हैं गाड़ी के ऊपर, तो जापान के अंदर वो हर साल आपको जो है ना 2 साल के बाद उसके शॉकन जो है ना वो अप्रूव करवाने पड़ते हैं। यानी कि उसमें ये होता है कि गाड़ी की मेंटेनेंस कैसी है, गाड़ी रोड पे चलने के लायक भी है कि नहीं है। तो ये जो किस किस्म के अखराजात वगैरह हैं जो वो भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो वो नॉर्मली आपको, अगर आपने खुद की गाड़ी रखी हुई है तो गाड़ी का जो एक्सपेंस है पेट्रोल का और ये सारी चीज़ें पे वगैरह करा के गाड़ी की इंश्योरेंस वगैरह पे करके तकरीबन आपको 15,000 से लेके तकरीबन 30 या 40,000 के बीच तक का वो पड़ जाता है। लेकिन ये चीज़ें भी आपके कंट्रोल में, अगर आप गाड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा फ्यूल खर्च करेंगे तो आपको वो एक्सपेंसेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ा खर्चा है वो ये है कि भी आपकी हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं। जापान में जो हेल्थ के जो एक्सपेंसेस हैं वो फ्री नहीं है। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले एक जापान का जो प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, वो जब आप जापान में आते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर आपको शामिल होना ही पड़ता है। उसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसका तरीकाकार ये होता है कि 70% जो है वो गवर्नमेंट पे करती है और 30% जो है वो आपको खुद को पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुदा न खासा आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो अगर आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या इंश्योरेंस नहीं है तो ये जो एक्सपेंसेस हैं आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। तो इस वजह से ये नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है इसके अंदर आपको इनरोल करना ही पड़ता है। उसके अलावा अगर आपको कोई डेंटल इशू है या और कोई आपको इस किस्म की बीमारी है तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो इसके अलावा हैं, क्योंकि जापान डेंटल केयर हेल्थ या कोई और इस किस्म की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जापान की जो गवर्नमेंट है वो पे नहीं करती। नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी जो कैटेगरी है वो एंटरटेनमेंट और लेजर है। तो देखें, जापान के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप 24 घंटे घर के अंदर बंद होकर नहीं रह सकते। आपने घूमना फिरना भी है, कहीं आना जाना पड़ जाता है एक सिटी से दूसरे सिटी में, कोई मेहमान आपके घरों में आ जाते हैं या आपको कहीं पे आना जाना पड़ जाता है, तो वो अखराजात भी तकरीबन कोई 5,000 से लेकर अगर आप 15,000 के बीच में डालें तो वो महीने के आपको पड़ ही जाते हैं। तो टोटल मिला के अगर हम इस कॉस्ट को काउंट करें, अगर आप एक नॉर्मल लिवी के अंदर रहते हैं तो तकरीबन 1 लाख येन से लेके तकरीबन 50,000 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख येन के अंदर तक की कॉस्ट आपको पड़ सकती है। तो मेरा मशवरा आप सबको यही है कि अगर आप जापान में रहना चाहते हैं तो अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि एक मकान के अंदर अगर 2 से 3 बंदे या 4 बंदे अगर बड़ा अपार्टमेंट है उसमें अगर रहते हैं तो यही जो कॉस्ट है आपकी कट ऑफ होगी तकरीबन 25% के ऊपर आ जाती है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर तो आपको दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा सफाई सुथराई रखने वाले लोग हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आप इस किस्म के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकते, अगर आप पर्सनली खुद के अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये चीज़ें आपको सारी बेयर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको
कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान के बारे में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो कमेंट में जो है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो से बाखबर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।